नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम्स से मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज हम आर्थिकी कार्यक्रम में एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश से एक अपील की है। देश से पीएम मोदी की अपील, ये आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री एम के पांडे जी। श्री एम के पांडे जी, आपका स्वागत है। और आज हम इस विषय पर श्री पांडे जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री पांडे जी एक आर्थिक विश्लेषक हैं और जो त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं और वह प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावशाली होती है और उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में ये कहा है कि देश के जनता से अपील की है कि आप सोना खरीदने से बचे, यात्रा करने से, विदेशी यात्रा करने से बचे, पेट्रोल बचाएं, तमाम घोषणाएं की है। तो ये जो अपील है उसकी मुख्य बातें क्या क्या है? धन्यवाद पाठक साहब, ये बिल्कुल रेलेवेंट और हम समझते हैं कि एकदम इम्पोर्टेंट और तात्कालिक प्रभाव की बात है जो चर्चा में आई है। हालांकि इस विषय पर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक चश्मे से विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमेशा देखते हैं, और समाज के भी अन्य लोग अपने जानकारी के हिसाब से देखते हैं और देखेंगे। लेकिन जैसा कि हम लोगों के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम लोगों को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर बना सके, वो हेडलाइन से प्रभावित हुए बगैर तथ्यों को जाने और तथ्यों को समझ करके एक अपनी राय बनाए, ताकि वो निर्णय वैसी राय एक वस्तुपरक राय हो और अनावश्यक चीजों से प्रभावित ना हो। तो अपना प्रयास ये होगा, हम लोग इसमें कुछ भी राजनीतिक बातें से यथासंभव बचने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये कहनी होगी कि हम लोगों को अक्षरशः प्रधानमंत्री द्वारा कही हुई जो अपील है उसको पहले एक बार जैसे हम लोग जान लें शब्दशः। जैसे उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना के संकट के समय अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर था काफी सफल रहा था। तो उन्होंने एक अपील की, उनके अपील में एक पॉइंट ये भी है कि वर्क फ्रॉम होम को यथासंभव जहां भी संभव हो उसको अपनाया जाए। दूसरी बात, 1 साल तक विदेशी यात्रा करने से बचा जाए। अब विदेशी यात्रा का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि यदि कोई बिजनेस नीड के लिए ट्रेवल कर रहा हो जो अनअवॉइडेबल है, कोई चिकित्सा के लिए जा रहा हो अनअवॉइडेबल है, उस पर ये शायद लागू नहीं होता है। ये उस पर जरूर लागू होता है जो प्लेजर ट्रिप हो या जो अवॉइडेबल जर्नी हो। तीसरी बात, सोने की खरीद को 1 साल के लिए स्थगित करने की बात उन्होंने कही है। यदि डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है तो उनका कहना है कि डेस्टिनेशन वेडिंग का डेस्टिनेशन इंडिया में रखें, फॉरेन डेस्टिनेशन जो शादी विवाह का कार्यक्रम है वो भारत में रखें, विदेश में ना रखें। और जहां तक संभव हो स्वदेशी चीजों को अपनाएं। एडिबल ऑयल के कंजम्पशन को थोड़ा कम करें, जो खाने का तेल है उसके कंजम्पशन को थोड़ा कम करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग बढ़ाएं। पूलिंग कंसेप्ट को यूज करें। पूलिंग से यहाँ पर अभिप्राय यह है कि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि एक ही दफ्तर में कार्य करने वाले लोग, रहने का लोकेशन भी आसपास है और लोग अपने अपने हर कोई अपने अपना वाहन का प्रयोग करके ऑफिस जाता है। तो इसके बजाय एक कार में 3-4 लोग यदि बैठ के जाएं तो पूल कर लें कि 4 कार ले जाने के बजाय एक ही कार पे 4 लोग उस ऑफिस में जाएं। यदि एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप पूलिंग को थोड़ा प्रमोट करिए। जहां तक संभव हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करिए। केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग को किसानों से कहा गया कि थोड़ा कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ध्यान दें। और
डीजल पंप के बजाय सोलर पंप का इस्तेमाल करें। तो ये मुख्य बातें उनके अपील की थी। जी जी। अब यदि इस बातों को ध्यान से देखा जाए तो हम लोग दो तरह के, मतलब इनको दो सेगमेंट में बांट लें। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात पर उन्होंने जोर दिया है, जी जी। और फिजूल खर्ची को, अवॉइडेबल फिजूल खर्ची को उसने रोकने का प्रयास, रोकने का सलाह दिया सलाह है दी। या निवेदन किया है। जी, जी। तो ये उनकी मुख्य बातें हैं। जी जी। तो ये जो अपील उन्होंने की है, कौन सा ऐसा संकट आ गया है या कोई संकट आने वाला है या कोई और बात है जिसमें उन्हें इस तरह की अपील करनी पड़ी अपने देशवासियों से? देखिए, इसको संकट शब्द के साथ यदि हम लोग परिभाषित करें तो शायद कुछ और अर्थ निकल के आए। हम लोगों को इस अपील के बैकग्राउंड में ध्यान देना होगा कि आखिर कौन सी चीजें रही होंगी हैं वर्तमान में जिससे सरकार के मुखिया को या राष्ट्र के मुखिया को ऐसा निवेदन आम जनता से करना पड़ा है। तो बैकग्राउंड की बात हम लोग ये जरूर देख रहे हैं कि अभी जो वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। वो अभी भी मतलब जारी है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि और फर्दर एस्केलेशन ना हो जाए। अब इसके होने की वजह से क्या है कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ये सब सच्चाई है, इस तथ्य को तो हम लोग देख रहे हैं। सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज है अभी भी, चाहे हॉर्मुज के रास्ते आने वाले जहाज हों या कुछ और भी हों, हर जगह अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वहां भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। फ्यूल की उपलब्धता, देश में ईंधन की उपलब्धता और मुद्रास्फीति की संभावना पर भी थोड़ा चिंता की बात हो सकती है। जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है। यदि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या फिर ये दो ही देशों के बीच का होगा कि इसमें और भी देश इन्वॉल्व होंगे? तो ये तमाम चीजें जो ऐसी परिस्थितियां हैं, हमको लगता है इसके बैकग्राउंड में ही प्रधानमंत्री मोदी को ये बात निवेदन के रूप में, सजेशन के रूप में, अपील के रूप में जनता से कहने पड़ी। और ये फैक्ट है, जो जितनी बात हम लोगों ने बैकग्राउंड में कही है, ये सारी बातें अभी प्रिवेल कर रही है और जनता इसको स्पष्टता देख रही है कि क्रूड ऑयल पर प्रेशर है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी है, वोलाटिलिटी है, वेस्ट एशिया में एस्केलेशन की संभावना बढ़ी हुई है, क्योंकि उसमें डी एस्केलेशन अभी नहीं हो रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद एक जो उनके बीच में संधि प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, इसको ध्यान में रखते हुए इन सारी बातों को एक बार चर्चा में प्रधानमंत्री ने लाया है। तो ये बताइए कि इस अपील से फायदा क्या होगा? देखिए, फायदे की बात यदि करना चाहें हम लोग ना, तो उसको यदि जनता मानती है और हम यदि एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, कम ऊर्जा खर्च खत्म करते हैं, हम ऐसा कुछ काम करते हैं जो सरकार के मतलब प्रायोरिटी के साथ मैच करता हो, तो फायदे हैं। लेकिन इसको असली चीज समझने के लिए थोड़ा सा आंकड़ों पर हम लोग को ध्यान देना होगा। बिल्कुल। आंकड़े के साथ यदि हम लोग बात करेंगे तो ये समझ में बात आएगी कि जो प्रधानमंत्री के अपील का सिग्निफिकेंस कितना है। देखिए, मुख्यतः जो उन्होंने बात जहां पर कर्टेलमेंट की कही है, तो कर्टेलमेंट की बात हो रही क्रूड ऑयल में, जो एनर्जी से संबंधित जो उन्होंने बात की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करिए, कार की पूलिंग यूज करिए, वगैरह वगैरह वगैरह। भारत प्रीडोमिनेंटली इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, भारत में इंपोर्ट ज्यादा होता है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो करना है, हमेशा के ट्रेड डेफिसिट में हम रहते हैं। इंपोर्ट बिल जितना ज्यादा होता है, देश के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट उतना एडवर्स होता जाएगा। अब आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल का यदि बात करें तो 23 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ने करीब करीब 15 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जो 24-25 में करीब 15.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया। ये आंकड़े कन्वर्जन के हिसाब से होगा। ये मान जैसे चलिए, हमने आज की करंट रेट 93-94 रुपए डॉलर को मानते हुए कन्वर्ट करके मैं बता रहा हूं, जो कि थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, बट एक टेंटेटिव फिगर है। सिमिलरली गोल्ड के इंपोर्ट में भारत ने 2023-24 में करीब करीब 4,56,000 करोड़ का इंपोर्ट किया है, जो कि 24-25 में करीब 5,70,000 करोड़ का है।
सिमिलरली फर्टिलाइजर के इंपोर्ट में भारत सरकार ने 23-24 में करीब 76,000 करोड़ का इंपोर्ट किया है और 24-25 में करीब 86,000 करोड़ का है। सिमिलरली एडिबल ऑयल जो खाद्य वाले तेल हैं उसके इंपोर्ट करने में 23-24 में 1,42,000 करोड़ का इंपोर्ट बिल था, जो कि 24-25 में 1,71,000 करोड़ का है। मतलब कि इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये जितने हमारे इंपोर्ट हो रहे हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। अब इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी में आमतौर पर इंडिया में जो आने वाला एफपीआई था वो भी नेट एफपीआई कम है, विड्रॉल ज्यादा हो रहा है। इंडिया में इनवर्ड रेमिटेंसेस बहुत आते थे। इंडिया ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में इनवर्ड रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा रिसिपिएंट भारत रहा है, जो पिछली बार करीब करीब 1.36 ऐसा करके ट्रिलियन में था। इस वाले हिस्से में जो इंडिया का जो इनवर्ड रेमिटेंसेस था इसमें बहुत बड़ा हिस्सा था हमारे गल्फ कंट्रीज का, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है। और अभी इस ग्लोबल जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है इसमें जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है वहां पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के और अन्य रीजन से। तो हमारा जो इनवर्ड रेमिटेंस जो आने वाला था इस इलाके से वो भी कम आ रहा है। तो इनवर्ड रेमिटेंसेस हमारे जब कम आ रहे हैं और प्राइस एस्केलेशन ज्यादा होता जा रहा है तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन है वो एडवर्स होता जाएगा। अब यदि इस मामले में जैसे मान लिया जाए कि 15 लाख 15.5 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम भारत सरकार ने 24-25 में इंपोर्ट किया था, यदि इसमें से 10% की भी कटौती हो जाती है, थोड़ा सा हम अपने ऑस्ट्रिसिटी मेजर को यदि जनता अडॉप्ट करती है कि हम थोड़ा मतलब कंजूसी नहीं मितव्ययिता के रास्ते पर भी जनता चलती है और 10 से 15% भी कटौती हो जाती है तो 15 लाख करोड़ का यदि हम लोग करते हैं 10% में तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हमारा कटौती मतलब इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर होगा। और 10% की कटौती 10% का एक तरह से कहा जाए मितव्ययिता द्वारा बचाना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं होगा। सिमिलरली उसी पैमाने पर जैसे क्रूड ऑयल तो हमारे लिए नेसेसिटी है, उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती है। ये तो मतलब क्या कहा जाए जैसे ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते वैसे शायद क्रूड के बिना हम लोगों की इकोनॉमिक या लाइफ भी नहीं चल सकती। बट गोल्ड एक ऐसे सिस्टम गोल्ड एक ऐसा आइटम है जो नेसेसिटी नहीं है और वो भी हमारा देश का इंपोर्ट बिल करीब करीब 5,70,000 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में था। तो यदि हम 1 साल के लिए इसको स्थगित करते हैं, यदि मान लें आइडियली कर लें कि 0 कर लें, नो इंपोर्ट, तो 5,70,000 करोड़ रुपए का हमारा इंपोर्ट बिल बचेगा। तो फिर अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये फेवरेबल प्रभाव डालेगा। सिमिलर वे में फर्टिलाइजर और एडिबल ऑयल में भी यदि कुछ प्रोपोर्शनेटली हम लोग कटौती करते हैं तो एक साइजेबल अमाउंट का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर एडवर्स इंपैक्ट डालने वाला था उसको हम लोग मैनेज करके अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक मतलब मैनेज कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं। तो इस हिसाब से अब आप इन आंकड़ों को यदि आप सामने रखें तो जो सरकार की अपील है वो इस आंकड़े से ज्यादा प्रमाणित और उसको स्ट्रेंथन होता है कि हम इससे द्वारा करके कुछ भी नहीं हो तो साल में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का अपना इंपोर्ट बिल को मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह से यदि आप लौट के आए टूरिज्म के नाम पर तो भारत के लोगों ने विदेशी मतलब जो लीजर टूरिज्म मतलब टूरिज्म कह सकते हैं प्लेजर ट्रिप जो या फॉरेन का, तो उसमें 22-23 में एक आंकड़े के अनुसार करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, जो 23-24 में करीब 67,000 करोड़ था और 24-25 में ये बढ़ के करीब 85,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। जो विदेश टूर पर गए तो फॉरेन एक्सचेंज खत्म हुआ, खर्चा किया उन्होंने, तो हमारे फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पर से मतलब फॉरेन करेंसी विड्रॉ हुई। एक आंकड़े के हिसाब से सन 2025 में करीब 3.25 करोड़ भारतीयों ने विदेश की यात्रा की है, जो मतलब लीजर ट्रिप का था। तो यदि इसको हम अवॉइड करें तो इतना बड़ा पोर्शन
जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर एडवर्स इम्पैक्ट डालने वाला है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सिमिलरली डेस्टिनेशन वेडिंग के मामले में यदि देखें तो डेस्टिनेशन वेडिंग में जो स्पेंडिंग हुई है भारत के लोगों द्वारा विदेश में जाकर के करने में, सन 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में 90,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है और 24-25 में करीब 1,10,000 करोड़ खर्चा किया गया है और 25-26 में करीब 1,30,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। ये डेफिनेटली डेस्टिनेशन वेडिंग था और यदि ये खर्चा इंडिया में हुआ होता तो इतने के इक्विवेलेंट जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा आउटफ्लो हुआ वो नहीं होता और ये 1,30,000 करोड़ रुपए अपने इंडियन इकोनॉमी में ये सर्कुलेट होता, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ता। तो ये जो 6 पैरामीटर है जिनका हमने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे, इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अब यदि हम लोग प्रधानमंत्री की अपील की को कंपेयर करें तो लगता है कि इस अपील से हम लोग यदि उसको अक्षरशः पालन कर लें तो कुछ भी नहीं हो तो साल के 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का जो फॉरेन एक्सचेंज पर हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर जो हमारा प्रेशर है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और जो एक बहुत साइजेबल अमाउंट होगा और देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को बहुत हद तक कम करने में सहायक होगा। तो इस अपील का मतलब अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे हमारे यहाँ तो गोल्ड इंडस्ट्री है, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है, कई इंडस्ट्री इस अपील से जुड़ी हुई है, तो जो अपने देश की जो इंडस्ट्री है उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा जी, बिल्कुल ही प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे देखिए ओवरऑल यदि मान लिया जाए कि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के कॉस्ट ग्लोबली बढ़ रहे हैं जी जी, और ये जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है, यदि ये इस तरह से एस्केलेशन होता रहा तो ओवरऑल जब महंगाई बढ़ेगी, सरकार किसी भी देश की सरकार पेट्रोलियम के प्राइस को बहुत हद तक कंट्रोल करके नहीं रह सकते, क्योंकि उनको यदि कम करके रखते हैं तो उनको सब्सिडी पे करना होगा जो सरकार के बजट पर ही जा रहा होगा, जो अल्टीमेटली माइक्रो लेवल पर देखें तो देश का इकोनॉमी पर एडवर्स इम्पैक्ट ही डाल रहा है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री पूरे देश में हर इंडस्ट्री मतलब हर जगह महंगाई बढ़ जाए, मुद्रास्फीति बढ़ जाए, अन्य जगह बेरोजगारी हो जाए, तो उसके प्रभाव की तुलना में सेक्टोरल वे में देखा जाए तो एक गोल्ड जैसे ज्वेलरी के लिए उन्होंने कहा, खास करके गोल्ड के लिए, गोल्ड को हमको काफी हद तक इंपोर्ट करना होता है और गोल्ड एक एसेंशियल आइटम में तो नहीं है, गोल्ड का एक इमोशनल वैल्यू है, कुछ सेंटिमेंटल वैल्यू है और ऑफ कोर्स वेल्थ के हिसाब से वेल्थ क्रिएशन का है। तो गोल्ड का इंपोर्ट यदि हम नहीं करते हैं तो गोल्ड में निवेश के तो अवसर हैं, जो ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ जो होते हैं या जो गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह होते हैं जिसमें फिजिकल गोल्ड का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, वो तो अपने पास निवेश के हिसाब से रहेगा। केवल जो इमोशनल एस्पेक्ट है, जो रिचुअल्स का है, जो शादियों में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि एक शादी में इंडियन मतलब ऑन एन एवरेज स्टेट वाइज थोड़ा फर्क होगा, एक शादी में जितना पैसा खर्चा होता है उसका करीब करीब लोग बताते हैं कि एक आंकड़े के हिसाब से 25% से लेकर 30% तक जो खर्चा होता है टोटल खर्चे का, वो इन ज्वेलरी और इस वाले इसी पर में होता है ऑन एन एवरेज। किसी स्टेट में ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा साइज के हिसाब से। तो वो इमोशनल वैल्यू वाले जो एस्पेक्ट है वहां पर थोड़ी सी बात जरूर प्रभाव पड़ता है। यदि ज्वेलरी की डिमांड कम होगी तो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग लगे हुए हैं उनके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन केवल ये 1 साल की बात हो रही है। हो सकता है ये एक अपील है और ऐसा भी नहीं है कि इसके कर देने से 100% बंद हो जाएगा। हम लोग इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन की बात उन्होंने कही कि इसको आप पर्सनलाइज करिए, जहां तक हो सके मितव्ययिता लाने की कोशिश करें। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि देश की जनता ज्वेलरी कम खरीदेगी तो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए जो हमारे उद्यमी हैं, जो कामगार हैं, उनके ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ेगा। नहीं, गोल्ड इंडस्ट्री में तो बहुत हड़कंप मच गया है। देखिए जो लोग अगर इस अपील को अपना ले तो इंडस्ट्री का क्या होगा?
देखिए, हड़कंप जो बात आप कह रहे हैं, हम इस तथ्य से छोटे छोटे शॉप है। असहमत भी पूरी तरह नहीं हो सकते हैं। जी जी। बहुत सी चीजें होती है जो मार्केट है ना, चाहे किसी भी तरह का शेयर मार्केट हो या कोई जो मार्केट हो ना, मार्केट में एक एक्चुअल हैपनिंग के साथ साथ सेंटिमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। सेंटिमेंट से भी मार्केट प्रभावित होता है। अब यदि देश का प्रधानमंत्री मंच से सार्वजनिक रूप से ये जनता से अपील करता है, तो कहीं न कहीं ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ ऐसे संकट हैं जो सामने आसन्न है, पर्दे के पीछे हैं, कभी भी पर्दे से बाहर आ सकते हैं। ऐसी एक आशंका बलवती होती है। इस तथ्य को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक आर्थिक एंगल से आप देखें तो यदि केवल गोल्ड के केस में, गोल्ड ज्वेलरी वाले केस में ये बिल्कुल सच है कि 100% लोग ज्वेलरी खरीदना बंद कर देंगे तो ज्वेलरी के क्षेत्र में जो जुड़े हुए उद्यमी और कामगार हैं उनका रोजगार प्रभावित जरूर होगा। इस तथ्य को तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। अब यदि वाकई ये इम्प्लीमेंट होता है, ये स्वैच्छिक है, यह सरकार की ओर से बाध्यता नहीं है, सरकार ने अपनी ओर से कोई ये बाध्यकारी क्लॉज नहीं डाला कि ऐसा करना मना है, उन्होंने अपील की है कि ऐसा आप करें। अब इस अपील को कितने प्रतिशत तक लोग स्वीकार करते हैं ये देश की जनता पर निर्भर करता है। और जब कहीं यदि हम मान भी लें कि हमारे सामने कोई आसन्न संकट है, कोई एक बड़ी समस्या आती हुई दिख रही है, तो बेहतर है कि थोड़ा सा यदि वर्तमान में सैक्रिफाइस करके हम उस बड़े संकट के विरुद्ध थोड़ी सी मजबूती से खड़े हो सकते हैं। तो इसमें माइक्रो लेवल पर कोई बुराई नहीं है। एक चीज और हमने देखा कि अपील के बाद हमारा शेयर बाजार बहुत गिर गया, तो क्या ये मतलब अपील का कोई निगेटिव एस्पेक्ट भी है क्या? देखिए, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले कहा है कि मार्केट सेंटिमेंट पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। ज्यादातर शेयर मार्केट तो सेंटिमेंट पर ही चलता है कि कैसा मूड है निवेशक का और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी का। ये यदि प्रधानमंत्री के अपील को एक नकारात्मक एंगल से यदि देखा जाए, या एक एंगल नकारात्मक ही क्यों, एक एंगल से देखा जाए, तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री यदि ऐसी बातें कह रहे हैं तो कोई गंभीर संकट सामने है। यदि गंभीर संकट सामने है, पेट्रोलियम पर उनका ज्यादा जोड़ रहा, चूंकि जितने भी उनके 8-9 पॉइंट्स हैं उसमें आधे पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं। तो पेट्रोलियम एक ऐसा पदार्थ है जो कि पूरे इकोनॉमी को टॉप टू बॉटम प्रभावित करता है। महंगाई बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन पर प्रभाव पड़ सकता है, देश में बेरोजगारी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन कम हो सकता, तमाम इस तरह की जितनी नकारात्मक चीजें हैं वो उस पर देखा जा सकता है। तो अब यदि इस सेंटिमेंट को हम प्रोमिनेंटली मान लें तो निश्चित रूप से इसको देखते हुए इससे जुड़े हुए जितने क्षेत्र हैं वो थोड़ा अपने आप को एडवर्स पोजीशन में पाएंगे, तो हो सकता है उनका शेयर थोड़ा डाउन जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के इस तरह की अपील से जनता में एक भय तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ आशंका जरूर जी आशंका है, आशंका है, तभी हम लोग बात भी कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जो संकट आशंका है उसको देख के उन्होंने अपील की है, इसके लिए सरकार अपने तरफ से क्या प्रयास कर रही है? एडिबल ऑयल के लिए, इसके बाद फर्टिलाइजर के लिए, क्रूड ऑयल के लिए सरकार का अपना क्या प्रयास है? आपकी बात बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। आप सरकार, ये जो अपील भी एक सरकार का प्रयास ही है। ये जितनी भी चीजें हैं इसमें रातों रात सरकार कुछ कर नहीं सकती। यदि पेट्रोलियम की जरूरत है, अपने देश में पेट्रोलियम पर्याप्त नहीं है, तो हमको पेट्रोलियम इंपोर्ट करना ही पड़ेगा और उसी रेट पर इंपोर्ट करना पड़ेगा जिस रेट पर दुनिया में अवेलेबल है। वहां पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार कर सकती है कि अपने यहाँ कोई इसका अल्टरनेटिव ढूंढे। जैसे आपके जितने जो डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के बदले सीएनजी और इलेक्ट्रिक की बात करें, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सोलर का यूज करें। पब्लिक जो लॉजिस्टिक सिस्टम है रोड के बजाय रेलवे की ओर शिफ्ट करें। ये इंटरनल आप शिफ्टिंग कर सकते हैं पेट्रोलियम के क्षेत्र में।
रातों रात अपने यहाँ पेट्रोलियम मिल जाए, फिर उसको एक्सप्लोर कर ले और हम आत्मनिर्भर हो जाए, ये तो ये सब तो नहीं है। दशकों में चलेगा। जी जी जी। दशकों में भी हो जाए तो जल्दी माना जाएगा। जी। सिमिलरली फर्टिलाइजर के मामले में भी जितनी हमारी खपत है उतना हमारे यहाँ उत्पादन नहीं है। इसके लिए भी हमारे बहुत रॉ मटेरियल इंपोर्ट हमको करने पड़ते हैं। तो इसका भी इस तरह की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये तुरंत नहीं हो सकता है, कि स्ट्रेटेजिक है और टाइम टेकिंग है। तो ये भविष्य में तो इस तरह के संकट आएंगे तो फिर हम लोग इसी तरह से कोई अस्थायी हल तो निकलना चाहिए। स्थायी हल तो तभी होगा जब आप स्वावलंबी बन जाएं, नंबर 1, या आपने पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, थोड़ा रिजर्व हम ज्यादा करें ताकि कुछ ज्यादा दिन तक हम संकट को झेल सकें। लेकिन ये तमाम सभी चीजों को मद्देनजर यदि हम लोग कहें, सरकार अपनी ओर से वैकल्पिक उपाय पर काम कर सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट तो नॉर्मल जो उसका रिक्वायर्ड जेस्टेशन है उसके बाद ही आएगा। तो दूसरा विकल्प यही बचता है कि जनता उस मामले में जागरूक हो और एटलीस्ट संसाधनों का दुरुपयोग ना हो। संसाधनों के दुरुपयोग को हम लोग रोकें। यथासंभव जो हमारा जो स्वदेशी मॉडल है उसको हम लोग थोड़ा अपनाएं और जो जरूरी है वो जरूर करें। जैसे फॉरेन ट्रिप के लिए कहा, यदि किसी को चिकित्सा के लिए बाहर जाना है तो मना तो नहीं कर सकता, लेकिन घूमने के लिए जाना है, केवल एक जैसे LTC टाइप का जो कंसेप्ट होता है वो फॉरेन के बजाय हम इंडियन डेस्टिनेशन पर कर लें, वेडिंग को ओवरसीज डेस्टिनेशन के बजाय इंडियन डेस्टिनेशन पर कर लें। इस तरह की चीजों को करके, हालांकि ये छोटा है बट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर को, लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जो आपके पास ट्रेड डेफिसिट है उसको लेकर के। तो इस तरह की चीजें जनता के द्वारा सरकार सहयोग मांगती है तो जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए। हम लोग को याद होगा पुराने समय में जब लाल बहादुर शास्त्री जी के समय जब देश में अकाल था, जब हम लोग खाद्यान्न भी इंपोर्ट करते थे तो उन्होंने जनता से अपील की थी कि हम लोग सप्ताह में 1 दिन का उपवास करें। उपवास का कोई उस समय धार्मिक महत्व नहीं रहा होगा, एटलीस्ट उन्होंने जोड़ा होगा कि इतनी आबादी है, 1 दिन में इतने क्विंटल अन्न का खपत होता है, अन्न बच जाएगा, उतने अन्न का डिपेंडेंस थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसी एनालॉग पर हम लोग इन चीजों को जोड़ सकते हैं कि एक वर्तमान परिस्थितियों में अपने द्वारा थोड़ा आत्मसंयम और मितव्ययिता को अपना करके इन चीजों को, जो अवॉइडेबल खर्चे हैं, उन खर्चों को रोक करके हम शायद कुछ सरकार को आने वाले बर्डन से थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं। भाई यदि 2 किलोमीटर जाना हो साइकिलिंग कर सकते हैं। मतलब तमाम इस तरह के विकल्प हैं जो अपना करके थोड़ा सा हम लोग इन चीजों को, इंपोर्ट बिल को थोड़ा घटा सकते हैं। ये पेट्रोल बचाने के लिए हम लोग जब प्रयास जनता और अन्य लोग करने लगेंगे तो क्या इसका ट्रांसपोर्टेशन पर असर नहीं पड़ेगा? क्यों असर पड़ेगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बढ़ेगा ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जैसे मान लीजिए कि हम अपनी कार के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं जहां पर उपलब्ध हैं जिस तरह के, तो पहली बात सड़क पर व्हीकल की संख्या कम होगी। लॉन्ग रन में देखा जाए तो जो पोल्यूशन, जो एयर क्वालिटी की जो बात करते हैं वो भी थोड़ा हम फेवरेबल होगा। और एक बस में मान ली 50 लोग जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में 50 जा रहे हैं, उस 50 की बजाय यदि वो 20 कारें जा रही हैं तो पोल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है, मतलब ईंधन भी ज्यादा जल रहा है, तो इस सड़क पर भीड़ भी ज्यादा हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको नहीं लगता कि कोई प्रतिकूल प्रभाव आएगा, बल्कि अनुकूल प्रभाव आएगा। और हमारे लिए पेट्रोलियम स्कैर्स है, सरप्लस में हम नहीं है, और हम क्या पूरी दुनिया सरप्लस में नहीं है। कहीं ठीक है जिस देश में तेल का उत्पादन हो रहा है उनके पास भंडार ज्यादा है, लेकिन ये स्कैर्स है। अनावश्यक तेल खर्च करना नहीं चाहिए। इवन पानी की भी बात करते हैं, कई बार लोग बोलते हैं ना, हालांकि इससे थोड़ा सा विषयांतर में बात करता हूँ, जल भी तो स्कैर्स है ना। हम लोग नहीं उसको लेकिन अनावश्यक यदि हम पानी को भी बर्बाद करते हैं तो कोई ऐसी जगह है जहां पर पीने का पानी नहीं है। तो ये ऑयल जो है तो नेचुरल रिसोर्स है और स्कैर्स है, पूरी दुनिया के लिए स्कैर्स है। और एज ऑन डेट एनर्जी के बिना पूरी दुनिया नहीं चल सकती। वैकल्पिक ऊर्जा जब तक नहीं आता हो तो अभी तक जो फॉसाइल एनर्जी है ये सबसे बड़ा सोर्स है पूरे लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसपोर्टेशन का, इवन हमारे डे टू डे लाइफ का। ये तो सही है, लेकिन ये देखिए कि वर्क फ्रॉम होम होने से
लोग वाहन का इस्तेमाल कम करेंगे, तो इस दौरान लोग वाहन खरीदेंगे भी नहीं, तो ऑटो इंडस्ट्री का मतलब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस हिसाब से देखिए, पहली बात तो ये हो रही है कि जिनके पास मतलब जैसे आप हर कोई भी चीज को करेंगे ना, तो एक ट्रेड ऑफ है। आपको कोई एक निर्णय ले रहे हैं, तो उस निर्णय से लाभ और उस निर्णय से होने वाली हानि, हमें ऐसा आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, और परिस्थितियों के हिसाब से जिसमें कम हानि हो वो उसको एडॉप्ट करना होगा। यदि खूब गाड़ियां सड़क पर आ ही जाए और पेट्रोल हो ही नहीं, तो अभी गाड़ी तो वो खिलौना जैसा भी नहीं ही रह जाएगा। तो अभी जो क्राइसिस का टाइम है या जो स्कैर्सिटी का टाइम है, वो फ्यूल को लेकर के है। तो फ्यूल हो तो फिर आगे की बात करें तो इमीडिएट तो बात हो रही है कि हमको फ्यूल का कंजर्वेशन, तो मतलब इंडस्ट्री तो प्रभावित होगी ना, टाइम बिंग के लिए, थोड़े समय के लिए प्रभावित होगी। जैसे गोल्ड इंडस्ट्री प्रभावित हुई तो वो छटनी की संभावना है टाइम बिंग के लिए। बट ओवरऑल जब सरकार के एंगल से देखें ना, तो पूरा वो मैक्रो लेवल पर देखना है। आप ऐसे कहीं भी करते हैं ना, कोई भी एक काम कर रहे हैं, एक घर बना रहे हैं, तो धूल तो उड़ेगा ना, तो धूल उड़ेगा तो एयर तो पोल्यूट होगा ना। तो अब सवाल उठता है कि एयर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो घर बनाने से एयर पोल्यूट हो रहा है, अब कंपेयर करना पड़ेगा कि घर बनाना जरूरी है कि एयर पोल्यूशन बचाना जरूरी है। उन दोनों के बीच में उन्हें कुछ एक ट्रेड ऑफ निकालना पड़ेगा कि ऐसा घर बनाइए, इस तरह से बनाइए कि पोल्यूशन कम हो। तो हमेशा एक ट्रेड ऑफ है, और समय के हिसाब से जो जरूरी है वो जो बेहतर ऑप्शन है उसको हम व्यक्तिगत लाइफ में भी, और हमको लगता है कि सरकारी समाज हर के निर्णय लेवल पर उस निर्णय को एडॉप्ट करना होगा जो कम नुकसानदायक हो या जो ज्यादा जरूरी हो, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी का जो अपील है, वह अपील कि लोग देश के प्रति लोग सोचे, उसके प्रति मतलब देश हित में लोग अपने व्यवहार को उस व्यवहार में लाए। बिल्कुल सही बात आपने कही है। निचोड़ यही है कि आप कालखंड में जब भी जो जरूरत हो, जैसी जो जरूरत हो देश के लिए, उस अनुसार से आचरण करें। और हम कलेक्टिवली, जैसे कहा जाता है, देश का मतलब जो 140 करोड़ लोग, तो 140 करोड़ लोगों का जो समुच्चय है वो देश है। हर कोई उसमें कंट्रीब्यूट करता है, हर का अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है, जो उसके एक तरह से कहा जाए जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो प्रतिबद्धता शो करे, उसको जागृत करने का काम नेतृत्व का है, और उसको जागृत करने का प्रयास उन्होंने किया है। हो सकता है इसमें राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो तमाम तरह की बातें कही जा सकती हैं, लेकिन आर्थिक पहलू से केवल यदि हम लोग देखें तो इसमें कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं दिखती है जिससे कि घबराहट पैदा किया जा सके। एक मितव्ययिता का कॉल है, जो समय की मांग भी है, जो दुनिया देख रही है। तो इस हिसाब से राष्ट्र के प्रति ये शायद अभी वर्तमान में जरूरत है कि हम अभी वैसी चीजों को त्यागें, थोड़ा कम करें जो कि गैर जरूरी है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे व्यक्तिगत हित के लिए हम लोग जो मितव्ययी होते हैं, उसी तरह देश के प्रति भी सोचना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत हित को देश के हित के साथ जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, अक्षरशः सत्य बात आपने कही है। जो अवॉइडेबल खर्चे हैं उनको अवॉइड किया जाए, जो अनअवॉइडेबल है तो करने ही करने हैं, उसको तो रोका नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी।